सा सेट नंबर है आपके पास? 86 87 उत्तराखंड वाले सेक्शन पे और उत्तराखंड का एक पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो किसी ने किया ये प्रश्न सॉल्व है या तो काम आ गया ये सॉल्व? बताओ कौन सा होगा इसका आंसर है? कौन सा इसका आंसर? पहला पर्वतीय बागवानी योजना, दूसरा है राष्ट्रीय फल विकास योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना और चौथा है एकीकृत ड्रैगन फल संवर्धन योजना। अब वैसे ड्रैगन से संबंधित तो आपने सोचा होगा ये होगा है, हालांकि आंसर ये नहीं है। इसका सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। लगातार उत्तराखंड सरकार जो है इस योजना के तहत उत्तराखंड की जो कृषि है इस कृषि को क्या दे रही है? बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये आपका सी वाला क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। ठीक, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? क्या था शुभंकर? देखो ये तो थोड़ा बहुत वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पे किया जा सकता है। एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप, स्केटिंग क्या होती है? जो बर्फ पे खेली जाने वाली जो प्रतियोगिता होती है, और बर्फ पे खेली जाने वाली प्रतियोगिता अर्थात हिम तेंदुआ। ये वाला तेंदुआ कहाँ रहता है? बर्फ में रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है? हिम तेंदुआ है। और उत्तराखंड का चाहे आपको गंगोत्री है, चाहे आपका गोविंद वन्य जीव यहाँ के गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे मुख्य रूप से आपका क्या मिलता है? हिम तेंदुआ मिलता है। यानी कि इसके हिसाब से आप प्रश्न क्या कर सकते थे? ठीक कर सकते थे, हिम तेंदुआ होते हैं। बाकी हमारे राज्य में कौन कौन से खेल आयोजित किए हुए 2025 में? जो महत्वपूर्ण खेल है राष्ट्रीय खेल हुआ है। कौन से नंबर का? 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ है। और इसमें उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां स्थान प्राप्त किया। कुल पदक कितने जीते? 103 पदक। स्वर्ण कितने थे? 24 स्वर्ण। ठीक है, रजत, दूसरा रजत ही होगा, वो कितने थे? 35। और बाकी ब्रॉन्ज 44। ठीक है, यानी कि लगभग टोटल कितने पदक थे? 103वां पदक। उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? तो देखो ये नैनीताल की पटवा डांगर में बनाया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 24वां प्रश्न हो, और 24वां प्रश्न है कि आपको क्या करना है? यहाँ पे सही मिलान करना है। सबसे पहले देखो, राज्य पुष्प, हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? कितने लोगों ने गलत किया? ये प्रश्न भी गलत तो नहीं होना चाहिए ना। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल नहीं, क्या बोला था? सो सूर्या अभ्यलता है। बच्चे थोड़ा ब्रह्म कमल बोल गया, तो बच्चे को पता है। पेपर में थोड़ा है ना हमारे राज्य का राज्य पुष्प के इतना सरल प्रश्न तो देंगे है। तो अब सीधे आपको ब्रह्म कमल नहीं बोलना है, साइंटिफिक नाम बोलना है आपने। ठीक है, तो सो सूर्या अभ्यलता। राज्य पक्षी क्या है? मोनाल नहीं, क्या? लोमो लोमो है, इंपिजेनस। ठीक है, चलो जी, तो क्या है? मोनाल का नाम लोकोफेरस इंपिजेनस है। अच्छा, वही लोकोफेरस इंपिजेनस, बिल्कुल वही। ठीक है, चलो। उसके अलावा राज्य पशु की बात करें, भाई राज्य पशु हमारे पास क्या है? क्या है? मॉस्कस काइसोबोस्टर है ना। चलो जी, उसके अलावा राज्य वृक्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा? डो आगे इसके क्या ये बात नहीं, इससे आगे पहुंचे नहीं बात है ना। तो रोडोडेंड्रन है ना, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका जो है साइंटिफिक नाम है। तो अब इसको मैच करो जरा। एक का चार आ गए नहीं? अच्छा, 3 जगह है। फिर उसके बाद
बी का पक्षी 3, अच्छा इसका ये और इसका 4 3 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए इनके क्या रखने हैं, साइंटिफिक नाम याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर पेपर जो है साइंटिफिक नाम पूछ लेता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू होता है। सबसे पहले देखो एक चीज समझिए कि भाई अंतरिम विधानसभा होती क्या है ना? क्या होती है अंतरिम विधानसभा, क्या होती है? होती है कुछ। अंतरिम विधानसभा मतलब वह विधानसभा जो एक तरीके से पावर का क्या कर रही है, ट्रांजिशन फेज जहाँ पे होता है ना, यानी अब सत्ता चेंज हो रही है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के अधीन आते थे, जैसे हमारा राज्य बना तो ऑब्वियसली बात है एकदम से चुनाव करना पॉसिबल तो था नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो विधायक थे जो हमारे उत्तराखंड से गए थे, ऐसे विधायक कितने थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, कुल थे ऐसे 30 विधायक थे। कितने विधायक थे? 30 विधायक। अरे जैसे अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी है? 400 के अराउंड है अभी, है ना? मान लो उस टाइम पे 440 रही हो, उस 440 में से 30 विधायक इस क्षेत्र से गए थे जिसको हम उत्तराखंड बनाने की मांग कर रहे थे। और जब उत्तराखंड बन गया तो भाई एकदम से उत्तराखंड में चुनाव करना पॉसिबल है नहीं। भाई पहले आपको चुनाव आयोग का भी तो गठन करना पड़ेगा, पहले आपको परिसीमन भी तो करना पड़ेगा, कौन कौन सा क्षेत्र है उसका नाम क्या होना चाहिए, नए राज्य के हिसाब से किस तरीके से होना चाहिए। तो एकदम से चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उस टाइम पे जो उत्तराखंड क्षेत्र के जो 30 विधायक थे, इन्हीं 30 विधायक से क्या बनाएगी, विधानसभा बनाएगी, है ना। हालांकि इस 30 विधायक में से 22 जो विधायक थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा से थे। बाकी के जो 8 सदस्य थे वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद, दो सदन होते हैं ना उत्तर प्रदेश में, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो 8 सदस्य थे आपके कहां, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। इन्हीं 30 विधायकों से मिलकर के उत्तराखंड की क्या बनती है, एक विधानसभा का गठन किया जाता है। और देखो कभी भी अगर नया राज्य बनना हो ना तो उस राज्य में विधानसभा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर विधानसभा ही नहीं होगी तो भाई उस राज्य के नियम कानून कैसे बनेंगे, चर्चाएं कहाँ होंगी, है ना, आम जनता के मुद्दे कहाँ उठाए जाएंगे। तो इसलिए 30 विधायक से क्या बनाएगी, अंतरिम विधानसभा बनाएगी। अंतरिम क्या बनाएगी, विधानसभा बनाएगी। ठीक है, और जब अंतरिम विधानसभा बनाई जाएगी तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी नई विधानसभा बनती है तो हमेशा ध्यान रखना उस विधानसभा का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, लेकिन उस अध्यक्ष को या उस अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए पहले एक वैसे बना दिया जाता है, एक दिन का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसको क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर, सुना हो अगर आपने, है ना। वो एक दिन, उसका काम एक ही दिन का होता है। उसका काम है कि भाई आगे 5 साल तक विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहेगा उसकी नियुक्ति करना या उसका निर्वाचन करना होता है। ठीक है, तो जब विधानसभा बनी तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, एक प्रोटेम स्पीकर। और जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया उस आदमी का नाम क्या था, हाँ कौन थे, अच्छा वो मुस्लिम नाम क्या है, काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन, काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड विधानसभा की क्या थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर समझते ना, संविधान में एक पद है कि भाई जो 5 साल का क्या होगा, परमानेंट अध्यक्ष होगा, उसका भी तो निर्वाचन करना पड़ेगा विधानसभा के अंदर, जो नए सदस्य चुन के आए। अब उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते, जो सीनियर मोस्ट टाइप का है ना, उस व्यक्ति को क्या कर देते, भाई तू आज की बैठक की क्या कर दे, अध्यक्षता कर दे, और उसका काम होगा फिर एक परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करना। तो जब परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव किया गया तो आप ये मान के चले कि उसके बाद जो हमारे राज्य का पहला स्पीकर बनता है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था प्रकाश पंत। उनका नाम क्या था, प्रकाश पंत। ठीक, अगर आपसे एक पूछा जाए कि अंतरिम विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। और अगर ये पूछा जाए कि अंतरिम विधानसभा का, ठीक है, स्पीकर कौन था, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश पंत। सिंपल प्रश्न अगर ये भी होगा कि हमारे राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो कौन होगा, प्रकाश पंत। ये मत कर देना है, ये प्रोटेम है, जब प्रोटेम की बात होगी तब आएगा। कितनी बात क्लियर। तो देखो अब प्रकाश पंत क्या बन गए, परमानेंट अध्यक्ष बन गए जब तक ये वाली सरकार चलेगी। ठीक है, उसके बाद जब विधानसभा की पहली बैठक होती है तो विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है 9 जनवरी 2001 में की जाती है।
क्योंकि 9 नवंबर को हमारा क्या बना था, राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। उसके ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 9 जनवरी 2001 को क्या होता है, विधानसभा की पहली बैठक क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इतना आपको क्या रखना है, इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अंतरिम विधानसभा की बात करें तो जो 30 विधायक थे, इनमें ध्यान रखना महिलाएं कितनी थी, महिला सदस्य कितनी थी, तो महिलाएं थी कितनी, 2। और कभी कभी देखो दोनों भी पूछ लेगा। एक होगी आपकी कौन सी, एक होगी इंदिरा हृदय, ठीक है, जो कि कांग्रेस से थी। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी निरुपमा गौड़, दूसरी थी निरुपमा गौड़, और ये बीजेपी से, ठीक है, एक किससे थी, बीजेपी से, ठीक। और वहीं अगर इस अंतरिम विधानसभा की बात करें तो ध्यान रखना इनमें से 23 विधायक थे किसके, बीजेपी के, 3 विधायक किसके थे, एसपी के थे, 2 विधायक किसके थे, बीएसपी एंड कांग्रेस, ठीक है। और बाकी जो बच के उधर हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप याद रखो। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, देश में लागू नए कानून यूसीसी के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा किस जनपद में दर्ज कराया गया, तो कहां पे कराया गया, हाँ उधर से लग रहा है, लग रहे तो मेरे को चारों लग रहे हैं, नहीं लग रहे है ना, तो क्या करें, वहां पे एक सुना भी है, तो फिर तो गलत ही सुने हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या है, हरिद्वार, ठीक है, 20 द राइट आंसर, ठीक है। तो गलत अफवाहें मत सुना करो, है ना, ठीक है। तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नया कानून अभी हाल में ही पता है आपको, इसी साल, इस साल में, अब तो खैर पिछला साल हो गया, कि जनवरी 2025 में हमारे राज्य में एक नया कानून लागू होता है, और उसी कानून को बोलते हैं यूसीसी, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना, और चर्चाओं में भी 2025 में पूरे देश में यूसीसी जो विधेयक था वो चर्चाओं में भी रहा, इसलिए थोड़ा इसके इतिहास को जानना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कभी भी कोई भी अगर हमें कानून बनाना है या कोई भी नई चीज लानी है, तो हमेशा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है ना। अब ऐसे थोड़ी कि सरकार के में बैठे जो लोग हैं जिन्होंने वो नियम पास करने हैं, उनको हर विषय की क्या हो, एक्सपर्टीज हो, नहीं होती ना भाई, वो तो क्या है, वो जनप्रतिनिधि है, ठीक है। उनका काम ये नहीं कि उनको हर विषय में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सपर्टीज का काम कौन करेंगे, एक्सपर्ट लोग। अब क्योंकि कानून से संबंधित है, तो इसलिए हमें समाज के ऐसे वर्ग चाहिए जो क्या करेंगे, जिनको उससे संबंधित क्या हो बातें पता हो। या कानून बना रहे तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्या चाहिए भाई, जज चाहिए ना, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक कमेटी बनाएगी, और इसी को बोला जाता है यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी। क्या कहा जाता है, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, यूसीसी ड्राफ्ट। सबसे पहले ध्यान रखना 2022 में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है, कि ताकि जो है जो ये नया कानून बनाया जाए, ये नया कानून कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई रेकमेंड तो करेगा, ठीक है। तो 2022 में ध्यान रखना एक जस्टिस थी, उनका नाम था, क्या नाम उनका नाम, रंजना देसाई है, रंजना देसाई। इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया 2022 में किया गया, और एग्जैक्ट डेट लिखना है तो 27 मई 2022, 27 मई 2022 में, ठीक है। जो रंजना प्रकाश देसाई है, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। समिति का काम क्या होगा, समिति का काम ये होगा कि सरकार ने जैसे टारगेट दे दिया कि भाई हमें बनाना है यूसीसी, है ना, एक थोड़ा बहुत ब्यौरा दे दिया कि भाई यूसीसी में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाकी आप एक्सपर्ट अपनी वो दे दो, राय दे दो, है ना। तो ध्यान रखना, यह जो कमेटी थी कितने लोगों से मिलकर बनी हुई थी, हैं, कितने सदस्य समिति थी, हाँ ये थी 5 सदस्य समिति। देखो ये भूलना नहीं है भाई, हाँ यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। ये थी 5 सदस्य समिति थी, और 5 सदस्य में से देखो एक तो रंजना प्रकाश देसाई होगी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना एक थे कौन, एक थे मनु गौड़, कौन थे, मनु गौड़, जो कि क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति थे जस्टिस प्रमोद कोहली, जस्टिस प्रमोद कोहली, ठीक है, जस्टिस प्रमोद कोहली, और प्रमोद कोहली के जस्टिस हो गए। उसके अलावा एक और नाम आता है इसमें, शत्रुघ्न सिंह, शत्रुघ्न सिंह,
और शत्रुघ्न सिंह जो है ये क्या रहे, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, ठीक है, ये मुख्य सचिव भी रहे। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो हर फील्ड से ना एक्सपर्ट लोग हैं। देखो दो तो कहां से ले लिए, कानून वकालत से ले लिए, है ना, जो न्याय से संबंधित है। मनोगौड़ क्या होगी, सामाजिक कार्यकर्ता, भाई एक आदमी समाज से भी तो होना चाहिए जो एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा आपका, शत्रुघ्न सिंह, एक आदमी प्रशासनिक से सभी संबंधित होना चाहिए, तो शत्रुघ्न सिंह वहां से आगे। और एक आदमी क्या होना चाहिए, शिक्षाविद भी होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षाविद से कौन थे आपके, ये थी सुरेखा डंगवाल, ठीक है। और सुरेखा डंगवाल कौन है, वर्तमान में जो दून विश्वविद्यालय है ये बगल पे दून विश्वविद्यालय की कुलपति, ठीक है। तो इन 5 सदस्यों की क्या थी समिति थी, एक एक सदस्य आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात जब क्लियर होगी तो ध्यान रखना, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कब, समिति ने रिपोर्ट पेश करी कब, ये रिपोर्ट पेश करी इन्होंने 2 फरवरी 2024 में। लगभग कमेटी को इस बात को मतलब बनाने में या इस ड्राफ्ट को बनाने में लगभग 2 साल लगे, है ना। 2 साल के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की, कब करी, 2 फरवरी 2024 में, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, बताओ क्या करेगी सरकार, है क्या करेगी सरकार, है कुछ नहीं करेगी, है ये सरकार लागू सीधे नहीं, भाई कानून बन रहा है, और कानून बन रहा है तो बिना विधानसभा की सहमति से हो ही नहीं सकता, कानून बन ही नहीं सकता है ना। कानून बिना विधानसभा की सहमति से नहीं बनता है, कानून बनाने का काम ही किसका है, विधानसभा का। तो वही न्यायालय का काम क्या है, न्यायालय का काम क्या है, कानून बनाने का काम अगर विधानसभा का है तो न्यायालय का काम क्या है, हाँ कानून से बस इतना ही काम, वो तो देखेगा, वो लागू भी कर दे। देखो न्यायालय का काम ये है कि जो कानून बना है उस कानून के तहत ग्राउंड में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सजा देना किसका काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। जज जो सजा दे रहे हैं वो सजा जज ने फिक्स नहीं कर रखी है, वो सजा फिक्स कर रखी किसने, विधानसभा ने फिक्स कर रखी है कि अगर यूसीसी में ऐसा ऐसा होता है तो इतनी सजा मिलेगी, वो जज ने नहीं कर रखी है। इतना ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जज का काम केवल है कानून की व्याख्या करना, ठीक है। चलिए 2 फरवरी 2024 को सरकार को यह रिपोर्ट पेश करी। उसके बाद सरकार जब किसी रिपोर्ट को करती है जिसमें विचार करती है, तो अब सरकार की वो मर्जी पे डिपेंड करता है कि उसमें से कितना पॉइंट लेता है, कितना पॉइंट नहीं लेता है ना। अब सरकार ने क्या कर दिया, इनकी सिफारिश जो थी उसको क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। और 6 फरवरी 2024 को, ठीक है, यूसीसी जो क्या था आपका विधेयक था उसको विधानसभा में क्या किया, पेश किया। विधानसभा में क्या किया, पेश किया, विधानसभा में पेश किया। तो ध्यान रखना 6 फरवरी 2024 को यूसीसी जो विधेयक था उसको विधानसभा में क्या किया गया, पेश किया गया। और जब विधानसभा में पेश हुआ तो एक दिन इस पे चर्चा हुई। और ध्यान रखना 7 फरवरी 2024 को जो यूसीसी विधेयक था यह विधानसभा में क्या हो गया, पारित हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर पारित नहीं होता तो क्या होता है, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, ठीक है, ये तो नहीं बन पाता, ठीक है। और क्या होता अगर मान लो पारित नहीं होता तो, और क्या होता, वापस से सुना है। अगर मान लो ये है विधेयक, एक तो आपने ठीक बोला पारित नहीं होता तो कानून नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी और भयंकर घटना हो जाती, इससे भी बड़ी भयंकर घटना सरकारी गिर जाती से, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, अगर कोई भी विधेयक अगर सरकार लेके आ रही है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल सरकार ही, ठीक है, कानून तो कोई दूसरी पार्टी भी रेकमेंड कर सकती है या कोई अन्य भी कर सकता है। लेकिन अगर सरकार या सरकार का कोई मंत्री अगर किसी विधेयक को लेके आ रही है, अगर वो विधानसभा में पारित नहीं होता है तो तुरंत सरकार क्या हो जाएगी, इस्तीफा देगी। इसका मतलब क्या है, सरकार के पास बहुमत ही नहीं है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी उसकी बात करोगे, ठीक है। क्योंकि सरकार बनने के लिए क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50+1 है ना। जैसे उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक है, तो साधारण बहुमत का मतलब है 70 का आधा यानी 50%, 35 और उसमें एक और 36। तो भाई पेपर में 36 वोट तो पड़नी चाहिए, है ना।
या उस दिन हाउस में जितने मेंबर अवेलेबल हैं उसके आधा का एक ज्यादा पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो आप ये मान लो सरकार किसमें नहीं है, बहुमत में नहीं है, और अगर सरकारी बहुमत में नहीं है तो बस हो गया, सरकार गिर जाएगी तुरंत, है ना। चलो इतना हो गया। अब देखो विधानसभा से पारित हो गया। विधानसभा से पारित होने के बाद अब कहां जाएगा विधेयक, कहां जाएगा, राज्यपाल के पास जाता है। अब राज्यपाल पे डिपेंड करता है वो राष्ट्रपति के लिए इसको रिजर्व करे या ना करे। तो राज्यपाल ने इसको कहां भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। और फाइनली ध्यान रखना मार्च 2024 में, ठीक है, इस विधेयक को राष्ट्रपति की क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। राष्ट्रपति की क्या मिलती है, मंजूरी। और आपको पता ही है भाई, जैसे राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे फिर तो, है ना, कोई नहीं रोक सकता इस धरती पर, है ना। हाँ, कोई रोक सकता है उस काम को, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस देश में, हाँ, इस देश की बात कर रहा हूँ, है ना। इस देश वालों के लिए यही संसार है ना, ठीक है। चलो तो मार्च 2024 में राष्ट्रपति, है ना, मंजूरी दे दी राष्ट्रपति ने। अब उसके बाद देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई विधेयक पारित हो जाता है और जब कोई विधेयक आपका कानून बन जाता है तो इसका ये मतलब नहीं वो तुरंत लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या बनानी पड़ती है, नियमावली बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ती है। अच्छा और क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने में भी समय लगता है, 5-6 महीने का और समय लगा। और फाइनली ध्यान रखना 27 जनवरी 2025 को हमारे राज्य में यूसीसी क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। यूसीसी क्या किया गया, लागू किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर में क्यों किया था, पारित तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, लेकिन सारे नीति कानून, सारे नियम थोड़ा ना बनेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर एक पॉलिसी बनती है ना, तो प्रॉपर पॉलिसी तभी तो बनाएंगे वो जब विधानसभा अनुमति दे रहा है, हाँ ये कानून होना चाहिए। अब पहले वहां पॉलिसी बना दी सारी, अब पता चला विधानसभा ने पारित नहीं है तो उतना टाइम खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी पहले, ठीक है, बाद में। इतनी बात क्लियर है। तो फाइनली 27 जनवरी 2025 को यूसीसी हमारे राज्य में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना हमारे राज्य में लागू तो है, लेकिन ध्यान रखना 3 वर्ग, ठीक है। हाँ, ये एक वर्ग पे लागू नहीं है, इस पे 3 वर्ग कौन से, तीसरा 2 वर्ग और कौन से लाया बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारे राज्य का एक वर्ग ऐसा है जिसपे ये यूसीसी लागू नहीं होगा। बताओ किस पे नहीं होगा, एसटी वर्ग, है ना। स्पेशल राइट होगा कि जो एसटी यानी कि हमारी जो अभी हम जनजाति वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अभी हम क्लास में, उस वाले वर्ग में ये लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो हम सारे नियम कानून इनके लिए, क्योंकि हमने इनकी संस्कृति बचे रही, इनकी परंपरा बचे रही, इसलिए तो हमने एसटी का दर्जा दिया। और अगर हम ये वाला विधेयक इन पे भी लागू कर देते हैं तो फिर भाई इनकी परंपरा खत्म नहीं हो जाएगी, सब कुछ इनको वही करना पड़ेगा जैसे यूसीसी के हिसाब से, फिर एसटी देने का तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अभी पेपर में आया भी था, शायद पीसीएस में आया था, पता नहीं किस में आया था ये वाला कि कौन सा वर्ग शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी यूसीसी क्या है, यूसीसी क्या है, अच्छा पहले तो ये बोला ही नहीं हमने, यूसीसी है क्या, हाँ ये तो है, ठीक है क्या, सभी लोगों के लिए, हाँ सभी लोगों के लिए एक जैसे क्या होंगे नियम कानून, है ना। विवाह से संबंधित, विवाह विच्छेद से संबंधित, संपत्ति के मामले में या कुछ और वाले 4-5 चीजें मेन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सबका एक जैसा क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए सबके। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 27वां प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ भाई, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को किया गया और करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा, ना करे तो क्या जा रहा है, इलेक्शन, हाँ इलेक्शन कैसे होंगे हमारे उत्तराखंड में, कौन से इलेक्शन, बात ये भी तो है, पंचायती वाले, विधानसभा वाले नहीं। विधानसभा के लिए तो कौन कराता है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग है वही करवाता है। लेकिन अगर स्टेट में हमें चुनाव करने हैं, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान रखना हमारे राज्य में कुछ और आयोग हैं, जैसे एक लिखना वित्त आयोग। वित्त आयोग 2001 में जो आयोग बने उनको लिख लेते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, 2001 में हुई। इसके अलावा एक है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना है 1950। सही कह रहे हैं सर, उतनी दूर नहीं आना, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग,
वाह क्या बात है, पूरा विद डेट। हाँ चलो उसके आगे राज्य भी तो लिख दीजिए, ठीक है, तभी तो उत्तराखंड अब ये अंडरस्टूड है ना। ठीक है, राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर के तो सेंटर वाले ही करेंगे ना। 21 मार्च 2001, ठीक है, 21 मार्च 2001 राज्य योजना आयोग, इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा ध्यान रखना, हालांकि योजना आयोग, राज्य योजना आयोग का भंग कर दिया गया, जैसे केंद्र में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और उसकी जगह पे क्या लेके आई सरकार, नीति आयोग लेके आई थी 2015 में। ऐसे ही उत्तराखंड सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया, है ना। और ये क्या लेके आए, ये सेतु, एक नया वो लेके आए सेतु। इन्होंने कहा कि अब तो सेतु से काम करेंगे अब, है ना, सेतु। ठीक, और सेतु की बात करें तो ध्यान रखना, ये जुलाई इसका गठन किया गया, जुलाई 2023 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। वहीं अगर बात करें तो 2001 में ही एक और आयोग बनता है, यूकेपीएससी, है ना। राज्य में क्या करने के लिए, राज्य के सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, राज्य सिविल सेवा आयोग होना चाहिए। ये एक संवैधानिक संस्था है वही, है ना, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि एक पूरे संघ के लिए कराने के लिए यूपीएससी होना चाहिए, और ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के लोक सेवकों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, है ना। तो उसी के तहत जो है यूकेपीएससी की स्थापना की गई है, और यूकेपीएससी की स्थापना विद डेट लिखना है तो 14 मार्च 2001, 14 मार्च 2001 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। वही 2001 में एक और बनता है उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, लोक सेवा अधिकरण। और उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की जो स्थापना है ये 28 मार्च 2001 में कब होती है, 28 मार्च 2001 में होती है। ठीक है, तो 2001 में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं। बाकी उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये कब बना था, कब बना है, 2013 मई 2013 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ है, चलो ये मैं बताइए, खुश होके बोले ना, हमारे टीवी में है ना। ठीक है, कहाँ पर है, टीवी। तो बूढ़ा केदार आपका टीवी करवा देंगे। ठीक, चलो 2-4 मंदिर और बताओ अपने यहाँ, हाँ टीवी के 4-5 मंदिर और बताओ, ऐसे वाले नहीं बताने ना, जो आग बंद करके, मतलब एक तो वहाँ पे सेमुखी और जो कराए हैं मैंने क्लास में, वही ना, तो वही तो बता रही हूँ, और सुप्रेंडा, कुंजापुरी, ठीक है, पंजाबी चंद्रपत्नी, एक सेमुखी, अच्छा तो बोल रही हूँ। सेमुखी, सेमुखी, और एक दूसरा भी है, दूसरा क्या, तीसरा भी है, जानकी धाम वाले रूट पे एक देवलसारी महादेव का मंदिर भी है। अच्छा ठीक है, और भी बताया। चलो सुन लिया भाई, चलो देवल सारे की उस तरफ एक है, ठीक है। अगला आ जाओ, नेक्स्ट अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित धाम का उनकी ऊंचाई के साथ क्या करना, आपको सुमेलित करना। देखो सबसे पहले देखो गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है, 30, 48, 30, 40, 48। बद्रीनाथ की ऊंचाई कितनी है, 31, 33। यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है, 32, 35। और केदारनाथ की ऊंचाई है 35, 84, है ना। तो देखो धामों की ऊंचाई जरूर याद रखना। अच्छा प्रश्न बनाएगा तो ऐसा मिलान करके बनाएगा या सीक्वेंस में देगा, क्रम से, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, है ना। इसके अलावा ध्यान रखना सबसे ऊंचाई पे स्थित जो मंदिर है वो कौन सा है, तुंगनाथ, है ना। और तुंगनाथ ध्यान रखना पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है बताओ, 3600 मीटर की ऊंचाई पर। और तुंगनाथ जो है किस पर्वत पे स्थित है, चंद्रशिला पर्वत पे स्थित है, ये बात ध्यान रखना। तुंगनाथ के आसपास ही कौन सा बुग्याल है, सर बर्मी बुग्याल, बर्मी शायद, कौन सा बुग्याल, कौन सा बुग्याल, चोपता है चोपता बुग्याल, कैसे बोल सकते हो आप अपने बड़े बुग्याल में, ठीक है। ये तो इतना शानदार बुग्याल है कि हर किसी को ही पता हो। इसको उत्तराखंड के ये गढ़वाल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गढ़वाल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी मिला दोगे ना, मिला के भी देना है, मिला दोगे हाँ, वो ऑप्शन है ठीक। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। देखो निम्न में किसका संबंध नंदा देवी राजा की यात्रा से? चौसंगिया, मेरू, इसी को खाड़ो कहते हैं। ज्यूरांगली दर्रा क्या नंदा देवी राजा से संबंधित है? बिल्कुल है। ये नंदा देवी का क्या है? पड़ाव है, यात्रा का पड़ाव। छतोली रिंगाल से निर्मित, बिल्कुल है, ये भी, ये तो मेन है, एक चौसंगिया खाड़ो और एक जो कि छतोली होगी, है ना। बाकी बहुत सारे पड़ाव बीच में पड़ते हैं, नोटी से तो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा इड़ाबदानी हो गया, है ना, कुलसारी हो गया और भगवती हो गया, और उसके अलावा चांदपुरगढ़ हो गया, इसके अलावा नंद केसरी है ना, बाणगांव है, ठीक है, और बेदनी बुग्याल है, रूपकुंड है, कई सारे महत्वपूर्ण स्थान आते हैं ना। और कितने किलोमीटर की यात्रा है? 280 किलोमीटर की यात्रा है, जो नोटी से शुरू होती है और होमकुंड में क्या हो जाती है? यात्रा समाप्त हो जाती है, ठीक। इतनी बात याद है। बाकी प्रैक्टिस पेपर में कई बार करा चुका हूँ यात्रा को। प्रसिद्ध गढ़वाली गायक हैं, बताओ क्या प्रीतम बर्तवान है? नहीं है, है ना। किस नाम से जाना जाता है इनको? जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना 2019 में इनको क्या मिलता है? पद्मश्री, भारत रत्न। पद्मश्री, पद्मभूषण ऐसे ही कुछ है। एक कुछ ज्यादा विभूषण ही बोल देते, भूषण ही बोल देते। ऐसा लगता है पद्मश्री, पद्मभूषण। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न केवल एक ही आदमी को मिला, अभी तक उत्तराखंड, वो भी तब तक वो उत्तराखंड के भी नहीं थे, है ना। ऑब्वियसली बात है, तब उत्तर प्रदेश था, ठीक है, लेकिन हमारे अल्मोड़ा से था। तो ध्यान रखना एक ही व्यक्ति है अभी उत्तराखंड में जिनको भारत रत्न मिला है, पंडित गोविंद वल्लभ, ठीक है। इतना है। और कब मिला है? 1957 में मिला, ठीक है। चलो तो प्रीतम बर्तवान को 2019 में मिला। ध्यान रखना है इनको जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है ना। और एक और चीज ध्यान रखना, इनके जन्म दिवस पर यानी कि 17 सितंबर या अगस्त सितंबर, इनके जन्म दिवस पे जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस। उसके बाद देखो बाकी नरेंद्र सिंह नेगी जी फॉरएवर, है ना। हालांकि इनको नहीं मिला है इतना बड़ा कोई अवार्ड, पर है ना सबसे ज्यादा चीज दे तो यही सब। नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? 1949 में, है ना। 1949 कब? विद डेट, तारीख क्या थी उस दिन? 12 अगस्त, ठीक है। 12 अगस्त को जो है इनका जन्म दिवस होता है। और ध्यान रखना इनके सम्मान में क्या मनाया जाता है? गौरव प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस मनाया जाता है ना। प्रेरणा लेनी भी चाहिए भाई, है। इतने शानदार व्यक्तित्व और इतने शानदार इनके गीत होते हैं। इनके गीतों में पहाड़ी अंचल की है एक एक बातें झलकती है, नहीं झलकती है। चलो जी, उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट, बाकी चंद्र सिंह राही के बारे में आप जानते हैं, तो देखो सभी हो रहे ना डी। चंद्र सिंह राही भी क्या है? गढ़वाली गीतकार, लेखक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो बेमेल शब्द आपको यहाँ पे बताना है। शाम को क्या बोलते हैं? गढ़वाली या कुमाऊं निवस्था व्यकुनी बोलते हैं, है ना। व्यकुनी, है ना, या व्याकुनी। रुमक पड़ी की होते शाम में भी, है ना। झांझ मेरे सांझ, है ना, सांझ के बोलते हैं। झांझ नहीं है, सांझ है ना। तो व्यकुनी हो गया, रुमक हो गया, सांझ हो गया, ठीक है। पहला ठीक है, तो यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा देखो गाड़ को गंगाल नदी, जनरली गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र गाड़ ही बोलते थे उसमें, तो गंगाड़ बोलते थे, है ना। ठीक है, ये भी ठीक है। मेला को क्या बोलते हैं? कौथिक बोलते हैं। चलो रे कौथिक देखने चलते हैं, है ना। और अभी मैंने कुछ कौथिक भी कराए थे, याद है? कौन सा कौथिक कराए थे जरा बताना, जो आपका पिथौरागढ़ में होता है? हर कौथिक, हलमेला। अभी जो पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया, दीदी भेड़ा कौथिक, एक
वो एक बारी कौथिक, वो एक बारी नॉनी कौथिक, दीदी भूली, है ना? ऐसे कहाँ याद करो, रिवाइज करते रहोगे, ऐसे बोलोगे फिर कैसे चलेगा? मेला कौथिक हो गया, थौल भी कहते हैं, है ना? पक्षी, पक्षी को जमीन बोलते हैं, पतली है ना, पतली, पतला, है ना? पतली कैसे कहते हैं? पतली, पतली, लड़की हुई तो पतली, लड़का हुआ तो पतला, है? ठीक है। और किसी के यहाँ कुछ और बोलते हो? है? और क्या बोलते? कुछ और बोलते? उत्तरकाशी में बोलते हैं? कुछ यही बोलते? पतली क्या बोलते हैं? हैं? यही चलता वहाँ पे। और इधर पौड़ी में चिड़िया, चिड़िया तो फिर है ना? तो ये चिड़िया तो गढ़वाली होती है, फिर अंग्रेजी सब लोग है ना? ठीक है। हाँ चलो जी। तो ये आपका डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? बाकी सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी देखो, अगर मेन पक्षियों की बात करें जो काफी फेमस है, कौन कौन सी? घुघुती और न्योली, न्योली और शंटुली। सुनिए शंटुली? नहीं सुनिए? यहाँ नहीं होता वो, उसके उधर ही रहना पड़ेगा ऊपर, है ना? है ना शंटुली और हैं? चुड़ैल? क्या बोलते? नहीं वो चिड़िया बड़ी कोई आ रहा है याद आपको? नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? ये है यशोधर भटपाल की कुमाऊं की चित्रकला। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुकुंदी लाल की, है ना, रचनाएं बतानी कौन कौन सी है, तो देखो एक तो ये है गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग, ठीक, और सम नोट्स ऑन मोला, सम नोट्स ऑन मोला, ठीक है। इसके अलावा और भी है कुछ, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो जाएगा। बाकी शेखर पाठक की बताओ कोई, हरी भरी हुई है चिपको मूवमेंट, द पीपल्स हिस्ट्री, हरी भरी हुई, ठीक है, और चिपको मूवमेंट, द पीपल्स हिस्ट्री, ठीक है। चलो तो एक ध्यान रखना, वैसे आंसर कौन सा है आपका? ए वाला सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भगत सिंह कोश्यारी किस जनपद से संबंधित है? बताओ जी जरा। भगत सिंह कोश्यारी है बागेश्वर का कौन सा गांव? चेता बगड़ गांव हो जाएगा ना। कई लोगों ने वैसे भी लगाया ना, चेता के दे रखे हैं, तो है ना, यही होना चाहिए, है ना। और हमें गांव नहीं दिया, इसी में गांव दिया, तो आंसर यही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चेता बगड़, ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट। अब ये बताओ भगत सिंह कोश्यारी कौन थे भाई? कौन थे? नहीं है अभी भी, हाँ कौन है भगत सिंह कोश्यारी? नाम तो लड़का लड़का लग रहा ना नाम से, अच्छा सीएम थे, ठीक है। और कौन से नंबर के थे? सेकंड नंबर, ध्यान रखना ये उत्तराखंड के सेकंड क्या थे? सीएम। दूसरे नंबर के क्या थे? सीएम। इसके अलावा एक और चीज याद रखोगे कि ये हाल में ही महाराष्ट्र के क्या थे? राज्यपाल, ठीक है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के क्या रहे? राज्यपाल थे। महाराष्ट्र के क्या रहे? राज्यपाल थे। किस पार्टी से? बीजेपी से, तो ध्यान रखना पार्टी का भी ध्यान रखना, हाँ ठीक है, हाँ। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, ये है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ, बताओ ये नारा किसने दिया है? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? कैसे बोल सकते हैं आप? कौन एकमात्र आदमी है?
जानबूझ के नहीं बोल रहा। हाँ, अच्छा क्यों? सुंदरलाल रोहना के द्वारा ये है दिया गया, तो ध्यान रखना 1927 में इनका जन्म होता है कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल। सुंदरलाल रोहना का जन्म, देखो इम्पोर्टेंट क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट है यानी कि पर्यावरणविद है, तो इसलिए इनका जन्म भी याद रखना जरूरी है। 1927 में इनका जन्म हुआ टिहरी गढ़वाल में। अब इनके द्वारा देखो जब चिपको मूवमेंट हो रहा था, तो चिपको मूवमेंट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना जो ख्याति दिलाने का काम किया था इन्होंने किया था। ये तब उस टाइम पे दिल्ली में थे और खूब सारा इसके बारे में आलेख लिखते थे, समाचार पत्रों में लिखते थे। तो इसको जो बड़ा नाम हुआ चिपको आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण देन थी। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 1981 में इनको क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। हालांकि इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया क्योंकि विवाद भी हो गया था, थोड़ा बहुत विवाद इसलिए भी हो गया था, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बोला ग्राउंड में तो मैंने काम किया है ना, और अवार्ड किसी और को मिल गया। वाकई में ग्राउंड में काम चंडी प्रसाद भट्ट ने ही किया था, है ना, ग्राउंड में काम किया था किसने, सुंदरलाल रहमत मैक्सेस का हमने किया, वो तो विदेशी है, तो अलग क्या हो गया, भारत की बात है ना। तो भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज कर रही है, तो पद्मश्री दिया गया है ना। लेकिन फिर इन्होंने फिर ऐसे विवाद चलता रहा, तो फिर इन्होंने बोले मेरे को चाहिए नहीं है, मेरे को सीधे पद्म विभूषण चाहिए, ठीक है। तो 2009 में सीधे सरकार ने इनको पद्म विभूषण दे दिया। लो जी, इससे नीचे नहीं मान रहे आप ना, है ना, इससे नीचे नहीं मान रहे, तो इनको 2009 में क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। और ध्यान रखना पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। दूसरा भारत रत्न की बात है पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, अथवा आता पद्म श्री। इसमें मेरे को नीचे पद्म श्री भूषण विभूषण से है ना, मैं तो भारत रत्न भी डिजर्व करता हूँ, चलो कोई ठीक है, चल जाएगा, ठीक। चलिए, इसके अलावा ध्यान रखना 1985 ईस्वी में 1985 में इनको जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। वृक्ष मित्र पुरस्कार मुंबई में एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है, वृक्ष संस्था, उसके द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। 1985 में इनको दिया गया और 86 में गौरव देवी को दिया गया था, ठीक है। 1985 साल 1987 में 1987 में इनको एक और अवार्ड मिलता है, राइट लिवलीहुड या लाइवलीहुड, ठीक है, अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है, ये भी इनको अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा बात करें 2021 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है। ये उसको कॉपी में लिखो, ठीक है। चलो, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, बाकी चंडी प्रसाद भट्ट आपको पता ही चिपको मूवमेंट से जुड़े हैं, गौरव देवी चिपको मूवमेंट। विशेश्वर दत्त सकलानी को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे क्या बोलते हैं, चलो ठीक बोला, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। कांचुला खर्क किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में। क्या बात, इनाम लाओ मेरे सामने, अवार्ड देते हैं, है ना। अब मेरे को भी ले जाना है, कहाँ पे है बागेश्वर, मैं भी देखना चाहता हूँ बागेश्वर में कांचुला खर्क है, कहाँ पे है, कहाँ पर है बताओ। चमोली में है, कस्तूरी मृग है, भैया वाला है, तो जब वाला भी है ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस में होता है, आदमी की कंफ्यूजन दूर चली जाए, है ना। तो ध्यान रखना 1982 में आपको बताया है कि चमोली में कस्तूरी मृग क्या बनाया गया था, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया, ठीक है। अभी परसों ही कराया था, ठीक है, 2-3 बार करा चुके हैं। कस्तूरी मृग को बचाने के लिए 1972 में सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई, है ना, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की। 1974 में कस्तूरी मृग पे अनुसंधान करने के लिए क्या बनाया गया, मेहरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र बनाया गया। 1982 में, ठीक है, कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी बहुत कम है तो इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए 1982 में चमोली की कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया। साल आया 1986 और 1986 में ध्यान रखना
कस्तूरी मृग को बचाने के लिए अस्कोट में, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। और वर्तमान में हमारे राज्य में सबसे ज्यादा कहां पर है कस्तूरी मृग? अस्कोट में ही है। और नंबर कितने? 87। ऐसा मत सोचना 2000 है, ठीक है, केवल 87। अगला प्रश्न आ जाओ, मुकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? मुकुट पर्वत बताओ कहाँ है मुकुट पर्वत? आपका मुकुट खतरे में है अगर नहीं बताया तो, है ना, जो है पौड़ी में। हमारा घर क्या है? पौड़ी में, है ना, पर्वत भी उधर ही ले जाएंगे ना। बताओ कहाँ है? ये महक बताएगी, महक 2-4 बार पढ़ चुकी है। मुकुट पर्वत का है भाई, मुकुट पर्वत है आपका कहाँ पे? चमोली में, कहीं तो होगा ना, हालांकि तुक्का भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो देखो मुकुट पर्वत है चमोली में। चमोली में कई सारे पर्वत हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतोपंथ है, और कौन कौन से? हाथी पर्वत है, ठीक है, हाथी पर्वत है। इसके अलावा ध्यान रखना गुन्नी पर्वत, गुन्नी पर्वत, ये ध्यान रखना, ये आपका चमोली प्लस पिथौरागढ़, एक पहली बात। दूसरी बात, नंदाकोट पर्वत, नंदाकोट पर्वत भी आपका चमोली प्लस पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है, नंदाकोट पर्वत हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना गौरी पर्वत, ये भी आपको चमोली में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जय विजय, जय विजय भी इधर ही मिल जाएगा। नर नारायण पर्वत भी इधर ही मिल जाएगा, नर नारायण पर्वत। इसके अलावा देवस्थान पर्वत, कौन सा हो जाएगा? देवस्थान। इसके अलावा स्लीपिंग लेडी, स्लीपिंग लेडी पर्वत, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बड़े बड़े तो मैं बोल भी नहीं रहा, तो वो वैसे पता है आपको, माणा है, माणा पर्वत हो गया, है ना, और नंदा देवी हो गया, जो कॉमेट हो गया, है ना, त्रिशूल हो गया, ये तो आपको वैसे भी याद होंगे। चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो मिलान करना है आपको, सही मिलान तो करिए भाई, सही मिलान करिए। सबसे पहले कॉमेट, कॉमेट हमारे उत्तराखंड का सेकंड हाईएस्ट क्या है? माउंटेन पीक है, ठीक है। तो कॉमेट है आपका 77-56 मीटर हो जाएगा। माणा चोटी की बात करें तो भाई 72-72 हो गया। सतोपंथ की बात करें 70-84 हो गया, और त्रिशूल पर्वत 71-20 हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 है नहीं, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, बस ये आपको क्या देगा? सही आंसर। अगले प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखो गरुड़ताल चमोली में नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर है भी नहीं। बौर जलाशय आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, ठीक है। स्वर्णताल ठीक है, और ताराकुंड आपका पौड़ी गढ़वाल, तो ये आपका क्या है? गलत है। अगला बताओ, कौसानी के समीप धार, पानी धार के समीप किस नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है कोसी। और ध्यान रखना कोसी को, कोसी का प्राचीन नाम क्या था? कोसिला। और कोसिला, इस कोसी की कुल लंबाई कितनी? 168 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 168 किलोमीटर। कोसी निकलती कहां से है? तो कोसानी के समीप धार, पानी धार से निकलती है, लेकिन हमारे राज्य में जिस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, वो स्थान कौन सा है? कौन सा है? वो है सुल्तानपुर, ठीक है, कौन सा है? सुल्तानपुर हो जाए। तो सुल्तानपुर से ये यूपी में क्या करती है? एंटर करती है, यानी कि यूपी में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके अलावा ध्यान रखना कोसी नदी के आसपास एक घाटी पड़ती है जिसको बोलते हैं सोमेश्वर घाटी। क्या बोलते हैं? हाँ, सोमेश्वर घाटी। तो सोमेश्वर घाटी में जो कोसी नदी बह रही है उसी के आसपास, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है? ठीक है, या चावल की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा बोलो, चाहे आप क्या बोलो इसको, चावल की घाटी। यानी कि खूब सारा यहाँ पे क्या होता है? चावल होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चावल मतलब धान, धान का कटोरा है, धान लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना है, ठीक है। सोमेश्वर, जो कोसी की जो सोमेश्वर घाटी है इसको क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। धान का कटोरा। केवल अगर नदी पूछेगा तो कोसी हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर स्थान पूछेगा तो सोमेश्वर घाटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए
रुद्रप्रयाग के किमाड़ा व गिरिया गांव में भूस्खलन 2012 में हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1986 को मालवा में हुई भूस्खलन में हजार कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई। क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है। जो मालवा भूस्खलन हम 50 बार कर चुके हैं भैया। 1986 नहीं, कब? 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 1998 ईस्वी को हुआ था। 18 अगस्त 1998 को हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना, इसी मालवा भूस्खलन में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू एंजल। क्या था? ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 18 अगस्त 1998 और ऑपरेशन ब्लू एंजल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सब सही है। तो बी वाला क्या था यहाँ पे? गलत आंसर। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पे मिलते हैं? ठीक है, देखते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर कहां मिलते हैं। सबसे पहले देखो, 0 से और 500 मीटर की बात करें तो 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पे जो कुल वन मिलते हैं, ये मिलते हैं आपकी कहां पे? ये मिलते हैं आपकी कितना? 11%। कितना मिलता है? 11% मिलता है। वहीं 500 से 1000 की बात करें तो 500 से 1000 मिलता है आपका कितना? 16% मिलता है। कितना मिलता है? 16%। फिर 1000 से और 2000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 41% मिलता है। फिर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 23%। ठीक है, फिर 3000 से 4000 मीटर पे 7% हो जाएगा। और फिर 4000 से ऊपर, और आपको पता है 4000 से ऊपर पेड़ मिलने बंद हो जाते हैं। पेड़ मिलते ही नहीं, क्योंकि आप बर्फ से ढका रहता है या पेड़ उगने के लिए पर्याप्त जलवायु नहीं होती है। ठीक है, तो 4000 से ऊपर बहुत कम, 0.053% के आसपास होती है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? 1000 से 2000 मीटर। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इस सीक्वेंस भी याद रखना। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थापित किया गया? कब किया गया है? 1988 में किया गया। साल 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। 1982 में ही एक और बनाया गया, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, इसकी भी स्थापना की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वही इसका क्षेत्रफल है 624 स्क्वायर किलोमीटर। और वही वैली ऑफ फ्लावर की बात करें जिसका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में 1988 को किया गया। लेकिन फूलों की घाटी की बात करें तो इसको कब किया गया? 14 जुलाई 2005 में किया गया। ठीक है, 14 जुलाई 2005 में किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य से चलने वाली रेलगाड़ियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलो एक एक कथन करके पढ़िए आप लोग। सबसे पहला है सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये कोटद्वार से और नई दिल्ली चलती है। तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, सिद्धबली का मंदिर आपको कोटद्वार में मिल जाएगा, है ना? तो कोटद्वार तो बिल्कुल ठीक है, बाकी दिल्ली तक चलता है। गढ़वाल एक्सप्रेस, ये दिल्ली से कोटद्वार। ठीक है, उल्टा सुलटा जैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, संगम एक्सप्रेस, लेकिन संगम एक्सप्रेस वाराणसी से नहीं चलती, बल्कि कहां से चलती है? ये चलती है प्रयागराज से। कहां से चलती है? प्रयागराज। ठीक है, हालांकि किताब में कहीं इलाहाबाद लिखा होगा तो घबराना मत, है ना? अब इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, चलो जी, तो ये प्रयागराज से देहरादून। और पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये आपका टनकपुर से नई दिल्ली हो जाएगा। आपको पता भी होना चाहिए, पूर्णागिरी जो मंदिर है वो टनकपुर के आसपास ही पड़ता है ना? चलो, तो यानी कि सी वाला क्या था यहाँ पे? गलत। अगला प्रश्न, जौनसार भाबर क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुलाब सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुलाब सिंह को कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है गुलाब सिंह को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें तो जो भाव सिंह चौहान है, भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ जौनसार भाबर। ठीक है, वहीं देविका चौहान की बात करें तो देविका चौहान क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है।
सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे आपका देविका चौहान हो चाहे कृपाराम जोशी हो, ये क्या है सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएगी। लेकिन देविका चौहान के बारे में एक और खास बात याद रखना, ये जौनसार क्षेत्र की पहली ग्रेजुएट महिला है, ठीक है। तो जौनसार क्षेत्र की प्रथम ग्रेजुएट महिला, प्रथम ग्रेजुएट महिला, ठीक है, जौनसार क्षेत्र की पहली ग्रेजुएट महिला। निम्न में से किसका संबंध मुक्केबाज से है? तो बताओ, क्या निवेदिता कार की मुक्केबाजी है? ये भी मुक्का मारती है, बिल्कुल ठीक बात है। नेहा कंसाल क्या मुक्का मारती है? मुक्का ऐसे नहीं मारती है ना, मुक्केबाज है ना, ये भी। प्रियंका चौधरी ये भी, और निकिता चंद ये भी। तो सभी आपको क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में अच्छा कण्वाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? बताओ, कण्वाश्रम कई बार बता दो। ये पुराने प्रैक्टिस सेट वाले जो लगातार पेपर दे रहे हैं वो मार इसके 2 क्वेश्चन छोड़ देना। बीच के 2 छूट गए, क्या बात है, क्यों छोड़े थे? ये भी छोटा था, इससे ऊपर वाला ये भी छोटा। चलो जी, आसान है। आईएमए का आदर्श वाक्य क्या है? मतलब वीरता और विवेक, ठीक है। और आपको पता है आईएमए में सेना के अधिकारियों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, सेना में अगर अधिकारी बने हैं तो वीरता तो चाहिए ना, और साथ में विवेक भी चाहिए। विवेक मतलब कैसे फैसले लेना है ना, कई सारी चीजें। ऐसे नहीं हाथ हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है भाई, सोच समझ के ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वही बम गिर गया वहाँ, चल 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 चल, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मतलब धैर्य के साथ चीजों को ऑब्जर्व करके ध्यान रखना। बाकी जय बद्री विशाल आपको पता है किसे, गढ़वाल राइफल्स का। वर्ष 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान किसे दिया गया? अभी कुछ दिन पहले ये दिया, स्वर्गीय घनश्याम रतोड़ी और दीक्षा बिष्ट दोनों को दिया गया, यानी कि डी आपका सही आंसर था। कण्वाश्रम किन 2 पर्वतों के मध्य है? तो भाई कण्वाश्रम है आपका, एक है हेमकूट और दूसरा मणिकूट पर्वत के बीच में। हालांकि अब कण्वाश्रम को क्या बोलते हैं, चौकी घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौकी घाट कहा जाता है, ठीक है। और भाई ये चौकी घाट, ये कण्वाश्रम है कहां पर? पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल में हम कई सारे जो हैं पर्वत देख चुके हैं, है ना। बताओ एक एक करके बताओ। एक पर्वत है कौन सा? सब भूल गए ना, कामदाह पर्वत। एक है आपका कौन सा? कंडोलिया पर्वत। एक कौन सा है आपका? कंडोलिया पर्वत हो जाएगा। और कौन से? छजूला धार। हाँ, मन तो कर रहा है उसी धार से गिरा पर क्या करो, है ना, छजूला धार। ऐसे एक्सेल स्टडी पॉइंट की भी धार है, वैसे ऐसे छत से, है ना। ये कम से कम 10 बार बता दिया होगा प्रैक्टिस में, चलेगा यार। तो देखो, कामदाह हो गया, कंडोलिया पर्वत हो गया, छजूला धार हो गया, और कोई याद आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ो। प्राचीन शिलालेख शब्दावली से संबंधित शब्दों में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? देखो, पल्लिका छोटे ग्राम होते थे, बिल्कुल ठीक है। तालुका तहसील होता था, कुलचारी तहसीलदार होता था, और प्रतिहार ये गलत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। क्योंकि गढ़ रक्षक कौन होता था? कोटपाल। कौन होता था? कोटपाल होता था, एक ध्यान रखना, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक, कई बार बता चुका हूं, अमोदभूति हो जाएगा। रणचूलाहाट किसकी राजधानी थी? तो एक कत्यूरियों की राजधानी हुआ करती थी। प्लीज द राइट आंसर। ऊपर कहते हैं कुषाण वंश का और कुड़ी वंश का। क्या? कुषाण वंश को कहते हैं, अमोघ भी शायद कुड़ी वंश का था ना, है? अमोघ भी तो कुड़ी वंश का होगा ना। हां, पर वो को मिस्टेक हो गया होगा ना, वो टाइपिंग एरर होगी, तो कुषाण कुड़ी नहीं होगा ना। हाँ। देखो, कनिष्का से हमें कोई मतलब नहीं, अजयपाल का तो दूर दूर का लेना देना नहीं है, कनकपाल तो और दूर हो गया, मतलब वहां पे है ना। प्रश्न के हिसाब से आंसर तो अमोदभूति है, लेकिन अमोदभूति क्या है? कुड़िन वंश का। तो यहाँ पे कुड़िन होना चाहिए, हाँ, ये कुषाण नहीं था, ये कुड़िन। यहाँ पे ध्यान रखना, ये टाइपिंग एरर हो रही है, ठीक है, ठीक है। कुड़ी होना चाहिए, कुड़िन होना चाहिए, ठीक है। रणचूलाहाट किसकी राजधानी थी? तो ये कत्यूरियों की राजधानी थी। कीर्ति शाह ने टेरी में घंटाघर का निर्माण कब करवाया?
97 ईस्वी में करवाया, है ना। चलन आ गया था, अंग्रेज तो आ ही चुके थे। अंग्रेज जगह जगह क्या करते थे, घंटा घर का निर्माण करवाते थे, है ना, ताकि लोग समय देख पाए ना मेन चौराहा। ठीक है, चलो बाकी कीर्ति शाह ने एक नगर बसाया था, कौन सा, कीर्ति नगर, और उसका नाम क्या था पहले, उस गांव का नाम क्या था पहले, बिलोली, कोटद्वार सर बिलोली गांव, हाँ, बिलोली गांव है ना। ठीक है, ध्यान रखना बिलोली गांव था उसका। अगला प्रश्न देखो, मैच करो इनको जरा। सबसे पहले अगर हम गढ़ रैबार की बात करें तो गढ़ जो रैबार है इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। और ये गढ़ रैबार कहां से निकलता था, ये निकलता था उत्तर काशी से निकलता था। कहां से निकलता था, उत्तर काशी से। किसने निकाला, तो ये सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा निकाला। वहीं पर्वतवाणी की बात करें तो पर्वतवाणी 1974 ईस्वी में निकला। ठीक है, और ये भी कहां से निकलता था, उत्तर काशी से निकलता था। और पर्वतवाणी किसके द्वारा निकाला गया, पीताम्बर जोशी के द्वारा। वहीं धाद की बात करें तो भाई धाद निकला 2001 में। ठीक है, और 2001 में जो धाद निकलता है देहरादून से निकलता है। कहां से निकलता है, देहरादून से। और किसने निकाला है, हाँ ये निकाला लोकेश नवानी ने। लास्ट है नटखट, और नटखट निकलता है 1938 ईस्वी में। ये बड़ा चेक कर लेता है, नहीं 1935। ठीक है, और नटखट निकाला किसने, मदन मोहन अग्रवाल। ये एक प्रकार से बाल साहित्य टाइप की पत्रिका हुआ करती थी। ठीक है, और नटखट वाली ये बाल साहित्य लिपि नाम ले आता है, इसीलिए नटखट है ना उसका नाम, बाल साहित्य से संबंधित। तो देखो ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे बताओ हितैषी कब निकला, 21 में, 36 में निकला। और इसे समता 35 34 34 में। संदेश इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है ना। संदेश, कर्मभूमि 39 में। ठीक है, तो ये भी करना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए जरा। देखो, और सुना हो न सुना हो, लेकिन एक चीज तो आपने सुनी है, और अगर नहीं सुनी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। उत्तराखंड का माउंटेन मैन अनिल जोशी, क्या बी का 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बी का 4, बस हो गया खत्म प्रश्न, है ना। चेक करना ही था भाई, एक में ही है बी का 4, अब कुछ नहीं मिलाना, मिलाना भी नहीं है, और एक में ही है, बस खत्म हो गया प्रश्न। बाकी 3 आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई, एक में ही मिला हमें। तो देखो बाकी, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड कौन, देवा धामी। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी, ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए। कभी आप घंटाघर की तरफ जाओ या दूर हॉस्पिटल के आसपास जाओ तो आपको एक त्यागी रोड मिलती है, त्यागी रोड। तो वही तो आपको क्या लगा, वो त्यागी कौन सा है, आपका पड़ोसी है। हाँ, वही तो महावीर त्यागी है ना, यही महावीर त्यागी है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखें, इनको देहरादून का सुल्तान कहते हैं, और ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी। ठीक है, बाकी बोलो माउंटेन गोट, चंद्रप्रभा, हाँ चंद्रप्रभा। नमक वाली ब्रांड शशि बहुगुण। ठीक है, और एप्पल गर्ल भूली डिजाइन स्टूडियो, कौन है, भूली डिजाइन स्टूडियो पेपर में है 2 बार। ये नमक वाली को तो छोड़ी थी नहीं, 2 पेपर में दे दिए इन्होंने ग्रुप सी। कौन, तानिया, हाँ तानिया कोटनाला और तानिया सिंह। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो। पहाड़ों का बॉब डायलन नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या, ओडाथली था ओडाथली नरेंद्र नगर का पुराना नाम है बिल्कुल है भाई। श्रीनगर का पुराना नाम श्री क्षेत्र या गढ़वाल का दिल्ली है, बिल्कुल सही बात है भाई। उपनाम गढ़वाल का दिल्ली भी बोलते थे, पहले राजधानी हुआ करती थी। मुनिशारी तिकसेन, बिल्कुल सही बात है। कड़वाश्रम नहीं, चौकी घाट नहीं, कड़वाश्रम तो है ही ना, कड़वाश्रम ही पुराना नाम है। चौकी घाट तो नया नाम है ना उसका, पुराना भी वही था, पुराना वही था। फिर चेंज हो गया, विकर्णवाश्रम का चौकी घाट हो रहा है। चौकी घाट हो रहा है,
पहले चौकी घाटी था, अच्छा, फिर कर्णव आश्रम हुआ, हाँ, अब फिर उसको चौकी घाट कर रहे फिर हैं। चौकी घाट कर रहे हैं। मतलब हो चुका है ना बाद में। अच्छा, हाँ वही, ठीक है। तो देखो इसका पुराना नाम नहीं, चौकी घाट का पुराना नाम कर्णव आश्रम था, फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है, आगे पीछे होगा, ठीक। चलिए, तो बी इसका क्या था, सही है। रुद्रावत किसका पुराना नाम है? रुद्रप्रयाग का। पुनाड़ किसका पुराना नाम है? रुद्रप्रयाग का। चमोली का पुराना नाम क्या है? उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका कीर्तिनगर का पुराना नाम? अब पूछता मैं टब जसपुर का पुराना नाम? पिछली क्लास में कराया था, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए। चलो अगला प्रश्न आता है, कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, इसके लेखक कौन है? त्रिलोचन पांडे, ठीक है, ये सही हो जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। और क्या खास बात है ओंकारेश्वर मंदिर की? केदारनाथ व मधुमहेश्वर का शीतकालीन आवास, ठीक है, शीतकालीन आवास। कहाँ पर है ये मंदिर? ये उखीमठ, कहाँ पर है? उखीमठ में हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी तुंगनाथ का शीतकालीन आवास, तुंगनाथ का है, तुंगनाथ भी रुद्रप्रयाग में ही है, बहुत बढ़िया। मखुमठ कौन सा मंदिर है? मार्कंडेय मंदिर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मार्कंडेय मंदिर। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, ठीक है, सही बात है, ठीक है। पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है, ये भी ठीक है। तो एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ओजस मिशन का संबंध किससे है? तो ओजस मिशन का संबंध है कुपोषण के प्रभाव को कम करने से। एक और मिशन आया था काल नेमी, साधु संत जो पाखंडी टाइप के जो लोग आते हैं, जो धर्म को है ना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशन प्रहार भी आया है। ये तो उसके लिए ना ऑनलाइन जो होती है क्या मैं साइबर ठगी के है ना, साइबर ठगी के लिए आया था, ठीक है। चलो जी, तो ये इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास 87 का उत्तराखंड का सॉल्यूशन था, और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और सब लोगों की 100 में से कम 80 नंबर आ रहे हो ना। ज्यादा कर मजाक करने में चलिए, जैसे कॉपी चढ़ कर रही है